May I come in, sir? Yes. Good afternoon, sir. Good evening. Please take your seat. Thank you, आशीष, sir. Yes, sir. आशीष आप राजस्थान से हैं और ये आपका 5वां प्रयास है Yes, sir. सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर है Yes, sir. और आपकी जो हॉबी है वो है भांगड़ा और क्या है उसमें? सर, आज के समाचार पत्र में जो गाजा की सीज फायर की न्यूज़ है वो काफ़ी चर्चा में है। तो इससे रिलेटेड जो सिक्योरिटी कैबिनेट है इजराइल के उसने ये अप्रूव कर दिया है और इससे उम्मीद है कि ये 15 महीने जो युद्ध चल रहा था वो एक एंड पे आ सकेगा। आपको क्या लगता है, क्या हम कभी एक ऐसे विश्व की परिकल्पना कर सकते हैं जहाँ पे कोई युद्ध ना चल रहा हो? ऐसा कोई वर्ष हो सकता है जहाँ कोई युद्ध ना हो रहा हो विश्व के किसी भी कोने में? सर, ऐसा जो विश्व है वो हमारा आदर्श तो होगा लेकिन वो रियलिस्टिक कहीं ना कहीं नहीं होगा। और ये दिनकर ने कुरुक्षेत्र में कहा भी है, जहाँ भीष्म पितामह के जवाबों से ये चीज़ देने की कोशिश की है कि जब अन्याय हो रहा हो और आपकी तरफ हाथ बढ़ रहा हो अन्याय का, तो उस हाथ को हटा देना ही, काट देना ही एक तरह से हमारा धर्म है। तो कहीं ना कहीं इससे एक रियलिस्टिक अप्रोच तो मिलती है कि हमें अन्याय को कभी कभी हटाने के लिए युद्ध का सहारा लेना पड़ सकता है। अच्छा, आप जानते हैं गांधी जी राजधर्म और राम राज्य दोनों की बात करते थे और भी कई चिंतक हैं जिन्होंने राजधर्म और राम राज्य दोनों के विषय में विस्तृत तौर पे चर्चा की है। आप बता सकते हैं ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या हैं और इनमें क्या कॉमनैलिटी है और भेद क्या है, राजधर्म और राम राज्य? सर, राजधर्म कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो देश के प्रति समर्पण है उसकी मांग करता है, और राम राज्य की जो बात कर रहे हैं उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा जाए तो तुलसीदास जी द्वारा जो रामचरितमानस लिखी गई थी उसमें बताया जाता है, जिसका एक मीनिंग ये है कि ऐसा राज्य जहाँ पे कोई भी रोग ना हो, बीमारी भुखमरी जैसी चीज़ें ना हो, उसे राम राज्य कह के बताया गया है। तो कहीं ना कहीं राम राज्य एक गुड गवर्नेंस को बताता है और मुझे लगता है कि राजधर्म और राम राज्य एक तरह से कहीं ना कहीं को रिलेटेड है। आपने इससे पहले 4 बार सिविल सेवा की परीक्षा दी है। यस सर। क्या आप इससे पहले भी इंटरव्यू दे चुके हैं? सर, ये मेरा पहला इंटरव्यू है। अच्छा, तो आपने इस बार ऐसा क्या किया कि आप इंटरव्यू तक पहुंच गए? सर, सबसे पहले तो मुझे जो दिक्कत आ रही थी वो सीसैट के पेपर में थी। तो मैंने अपनी अप्रोच को चेंज किया। मैंने जनरलाइज्ड मैथमेटिक्स पे ध्यान दिया, जिसमें मैथमेटिक्स के वो पार्ट जो कहीं ना कहीं जैसे जो एसएससी की मैथमेटिक्स है उससे डिफरेंट अप्रोच जो यूपीएससी फॉलो करता है उस पर मैंने वर्क किया। उसके अलावा सर मेरे ऑप्शनल पे भी मैंने वर्क किया, क्योंकि ऑप्शनल में मेरे कम मार्क्स आ रहे थे पहले, तो उनको मैंने चेंज किया। मैंने ऑप्शनल ज्योग्राफी से सर हिंदी लिटरेचर परिवर्तित किया। तो मुझे लगता है उसी का कहीं ना कहीं फ़ायदा रहा। एप्टीट्यूड और स्किल में क्या फ़र्क होता है? सर, एप्टीट्यूड एक इनर्ट एबिलिटी होती है जो किसी भी को स्किल को सीखने में हमारी मदद करती है। ठीक है। कोई भी स्किल सीखने के लिए एप्टीट्यूड हमें चाहिए। जितना अच्छा एप्टीट्यूड होगा हम उतनी जल्दी किसी स्किल को सीख पाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, गवर्नेंस के फेलियर का मेजर रीज़न इंस्टीट्यूशनल लूपहोल्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी में डेफिशिएंसी है? सर, किसी एक की तरफ कहना तो मुश्किल होगा, क्योंकि ये दोनों ही कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस को हम एम्पायर करते हैं। जो गुड गवर्नेंस का जो मॉडल है उसमें कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस भी उतने ही हैं। उसके साथ ही जो लूप होल्स हैं उनकी मदद से भी गवर्नेंस के चैलेंजेस बने हुए हैं। राजस्थान में कितने ज़िले हैं? सर, करंटली राजस्थान में 41 ज़िले हैं। जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? सर, आई एम नॉट श्योर, पर शायद कोटा।
आप श्योर हैं इस बात के लिए? नहीं सर, श्योर नहीं है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि और भी कोई ज़िला हो सकता है जहाँ पे विदेशी सैलानी आते हैं काफ़ी तादाद में? यस सर, शायद जयपुर भी एक शहर हो सकता है। वहाँ के जो कीमती नगीनों का व्यापार है, जो पत्थरों की कटाई और उनके जो बेचे जाते हैं रत्न, उसके लिए भी जयपुर फेमस है और टूरिस्ट प्लेस के अच्छा, लिए। आपको मालूम है कि जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है? यस सर। राजस्थान के और कुछ शहरों का आप नाम ले सकते हैं जिनकी कलर कोडिंग की जा सकती है? सर, जोधपुर को ब्लू सिटी कहा जा सकता है क्योंकि आसमानी कलर के घर वहाँ पर ज़्यादा हैं। ठीक है। इसके अलावा सर, जैसलमेर को गोल्डन कलर से सूचित किया जा सकता है। राजस्थान का इंटरनेशनल बॉर्डर जो पाकिस्तान के साथ है, उसका टोटल लेंथ क्या है? सर एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन 3 नदियों के नाम बताइए जो राजस्थान की मुख्य नदियां हैं। सर, राजस्थान की एक प्रमुख नदी चंबल, उसके अलावा सर जो टोटली चंबल की एक ट्रिब्यूटरी है बनास रिवर, और उसके अलावा थार डेजर्ट में एकमात्र मेजर नदी है वो लूनी सर। ओके। चंबल जो है वो कहाँ से निकलती है और कौन सी नदी में जाकर मिल जाती है? सर, चंबल मध्य प्रदेश के जानपाव पहाड़ियों से निकलती है और राजस्थान मध्य प्रदेश के बॉर्डर बनाते हुए अंत में यमुना में मिलती है। ठीक है, धन्यवाद आशीष। आशीष, तो कितने कालों में हिंदी साहित्य को देखा जा सकता है? सर, हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटा जा सकता है, जिसमें सबसे पहला आदिकाल जो लगभग चारों काल के एक एक कवि का नाम या एक एक साहित्यकार का नाम बतलाइएगा। आदिकाल से शुरू कीजिए। सर, आदिकाल को अमीर खुसरो को प्रमुख कवि माना जा सकता है। उसके बाद में सर जो भक्ति काल है, उसमें क्योंकि हमारे 4 मुख्य कवि हैं, उनमें से किसी एक को बताना गलत होगा उनके साथ, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा तुलसी और कबीर दोनों कवियों को प्रमुख माना जा सकता है। फिर उसके अलावा सर जो रीति काल है, उसमें बिहारी एक प्रमुख कवि हैं, और आधुनिक काल में सर आधुनिक काल में क्योंकि सर अलग अलग जो काल मौजूद है, जैसे कि भारतेंदु काल, तो एक कवि को उपमा देना अगेन इसमें थोड़ा चैलेंजिंग होगा। इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन है, संपर्क भाषा जो के रूप में अन्य भारतीय भाषाएं या इंग्लिश को एक उसके जगह पर हिंदी की को हम लोग रख सकते हैं संपर्क भाषा में? हिंदी का प्रयोग चूँकि ज़्यादा व्यापक है हमारे देश में, उसको बनाया जा सकता है संपर्क भाषा? सर बिल्कुल, हम हिंदी को संपर्क भाषा के तौर पर, जैसा कि संविधान द्वारा भी कहा गया है कि हम हिंदी को संपर्क भाषा के तौर पर लाया जा सकता है, लेकिन इसके कुछ चैलेंजेस हैं। और क्योंकि दक्षिण भारतीय राज्यों और जो मुख्यतः हिंदी नहीं बोलते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, तो उनमें इसको संपर्क भाषा स्थापित करने में थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन हालांकि क्योंकि 10 राज्यों की लगभग प्रथम लैंग्वेज हिंदी है, तो हम इनमें ऐसा हो सकता है कि आपस में एक संधि द्वारा हिंदी को संपर्क भाषा स्थापित करें। ये स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी का विकास का क्या प्रारूप रहा? सर, स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी का एक संपर्क भाषा के तौर पर बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जो कांग्रेस कमेटीज़ थी उनके द्वारा हिंदी को प्रमोट भी किया गया। इसके साथ ही रीजनल लेवल पे अलग अलग लैंग्वेज का यूज़ हुआ, लेकिन मुख्यतः एक तरह से राष्ट्रीय आंदोलन को जो प्रेरित करने वाली एक शक्ति थी, वो कहीं ना कहीं हिंदी थी। ये वैज्ञानिक और तकनीकी विकास में क्या हिंदी का क्या रोल रहा है, या हम पीछे रह गए हैं? सर, हिंदी को लेके कुछ चुनौतियां अभी भी मौजूद है, जैसे कि कीबोर्ड के लेआउट से लेके फॉन्ट से रिलेटेड चुनौतियां, लेकिन इसके साथ ही जो वैज्ञानिक प्रगति हम कर रहे हैं, उसके साथ ही जैसे यूनिकोड हम लेके आए हैं, तो उससे फॉन्ट की समस्या का हल हो चुका है।
आजकल जो सोशल मीडिया है उसके थ्रू ब्लॉग्स, इनमें नए नए कवियों को प्रमोट किया जा रहा है, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ भी इतनी है, तो हमें अपॉर्चुनिटीज़ पर और वर्क करने की ज़रूरत है ताकि इसको प्रमोट किया जा सके। इंडिया में अभी कितने स्टार्टअप्स हैं? सर एग्जैक्ट डेटा तो नहीं जानकारी है। यूनिकॉर्न्स कितने हैं? सॉरी सर, नहीं नहीं, आंसर पा कोई बात नहीं। ये 19वीं शताब्दी में कौन सी बोली सबसे प्रमुख था? सर रिलेटेड टू राष्ट्रीय आंदोलन। हाँ, नहीं, राष्ट्रीय आंदोलन, साहित्य के बारे ही बात कर रहे हैं, साहित्य के लिए। खड़ी बोली करके कुछ था? यस सर। वही था ना। हिंदी की कुछ 2-4 प्रमुख बोलियां बतलाइए, कौन कौन से हैं? सर हिंदी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से विकास हुई है, तो अलग अलग बोलियों का भी विकास हुआ है। जैसे राजस्थान के अंदर जयपुरी ढूंढानी बोली है एक, पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी हिंदी की बोली को बोला जाता है। उसके बाद में सर दक्षिणी हिंदी, जो कि मुख्यतः मध्यकालीन भारत में दक्षिण में जाने से हुआ, तो वहाँ पर दक्षिणी हिंदी के बारे में कहा जाता है। अच्छा, ये अहिंदी भाषाई क्षेत्रों में ये क्यों हिंदी के अगेंस्ट में इतना स्वर क्यों वो लोग उठाते रहते हैं बार बार? क्या प्रॉब्लम है? सर इसके बारे में कहा जा सकता है कि थोड़ा संकोच, क्योंकि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा यदि बनाने की जब बात की जाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे दूसरी भाषाओं के साथ अन्याय हो रहा है, तो इससे रिलेटेड चैलेंजेस अभी भी मौजूद हैं। कृषियों का जो आंदोलन है, उनका डिमांड, उनका जो मांग है, वो कितने हद तक आपको सही लग रहा है? जी सर, समझ नहीं पाया। ये फार्मर्स एजिटेशन जो हो रहा है, किस सर। हद तक इनका डिमांड, इनकी मांग सही आपको लग रहा है? सर इनके कुछ चुनौतियां वास्तव में धरातलीय स्तर पर देखे जाए तो सही भी है, जैसे कि जो एमएसपी से रिलेटेड इश्यूज हैं, तो बाकी फसलों में उनको कम दाम पर बेचने पे मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर पे मेनली हमारे भारत के किसान डिपेंडेंट हैं, तो कहीं ना कहीं एमएसपी को रिलेटेड इशू उनके साथ रहा है, और ऐसे रिपोर्ट्स भी आई है जिनमें उन्होंने एमएसपी से कम पर बेचा है मार्केट प्लेयर्स को। तो इसलिए मुझे लगता है उनकी मांग भी कहीं ना कहीं जायज़ है। और सरकार का स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट के बारे में, उसको पढ़ा तो नहीं होगा, तो हज़ारों पन्नों में है, लेकिन कुछ इसके बारे में जानकारी आपने ली है? यस सर। वो क्या कहते हैं इसके बारे में? सर स्वामीनाथन कमेटी जो है वो एमएसपी को बढ़ाने की बात करती है। एमएसपी का जो A2+FL फैक्टर के अनुसार उसके 1.5 गुना एमएसपी की जाए, ऐसी सुझाव है। इससे एमएसपी का जो वर्तमान स्वरूप है उससे बढ़ने की उम्मीद है, यदि हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो। थैंक यू सर। आशीष, यस सर। आप एक बीटेक हैं, यस सर। सिविल इंजीनियर। यस सर। तो आपको क्या लगता है कि आप ये जो नॉलेज है आपका, जो आपने जो क्वालिफिकेशन जो गेन की है, इसको सिविल सर्विसेज में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? सर सिविल सर्विसेज में वैसे तो काफ़ी सेवाएं हैं, जैसे रेलवे की सेवा में जाता हूँ, ऐसे टेक्निकल सर्विसेज हैं, तो उनमें तो सीधा सिविल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ। इसके अलावा जैसे कि मैं आईएएस में भी यदि जाता हूँ, तो उनमें भी कई बार आईएएस को जैसे टाउन प्लानिंग में ऐड किया जाता है, तो वहाँ पर भी सिविल इंजीनियरिंग का मैं प्रत्यक्ष तौर पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। मान लो आपको ऐसी अपॉइंटमेंट नहीं मिली जहाँ पे ये इस्तेमाल हो सकेगा, तो सर मैं अपने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के तहत जो मैंने सीखा है, जो स्किल्स एक्वायर किया है, वो भी मुझे इस चीज़ में हेल्प करेगी कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़ उनका कर पाऊँ। जैसे कि सर जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, और मैं जैसे सर एडेप्टेबिलिटी, क्योंकि इंजीनियरिंग में वेरियस टेस्ट थ्रू आउट द ईयर चलते रहते हैं, तो एक स्ट्रेस मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं पार्ट हो गया है। उसके अलावा सर एनालिटिकल एबिलिटीज़ भी डेवलप हो गई हैं, जिनकी मुझे अप्रत्यक्ष तौर पर फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। गुड। आप राजस्थान से हैं? यस सर। पर आपका शौक है भांगड़ा।
Yes, ये sir. शौक कैसे पैदा हुआ? सर ये शौक मेरे बीटेक जब मैं कर रहा था एनआईटी कुरुक्षेत्र से, तो वहाँ पर मुझे मौका मिला एनआईटीज़ बांगड़ा क्रू एक डांस ग्रुप है तो उसका पार्ट बनने का। अब चूँकि मैं वहाँ पर रीजनल डांस राजस्थानी नहीं था तो इस वजह से मुझे पंजाबी डांस सीखने का मौका मिला। राजस्थान का कौन सा डांस फॉर्म सबसे फेमस है? सर राजस्थान का घूमर और कालबेलिया अधिकतर फेमस है। ओके। आपने लिखा है कि आपको शौक एक और शौक है बैडमिंटन का। यस सर। तो बैडमिंटन किस लेवल तक आप खेले हैं? सर मैंने एक तरह से ये हम गली बैडमिंटन की तरह खेलते हैं, इसको प्रोफेशनली कैरी नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जब मैं बीटेक से पास आउट हो गया उसके बाद में घर पे सर हम गांव में खेलते थे तो मैं नॉर्मली ही खेलता हूँ। तो अगर आपको जानकारी थोड़ी बहुत तो होगी, यस सर। तो मुझे बता सकते हैं कि भारत का पहला इंटरनेशनल टाइटल किस ने जीता था? सर भारत में फुलेला गोपीचंद जो वर्ल्ड रैंकिंग में पहले स्तर पर जो आए हैं, उसके अलावा सर ओलंपिक्स में हमारे सानिया नेहवाल ने। मेरा प्रश्न आपने सुना नहीं। Sorry, पहला इंटरनेशनल टाइटल किसने जीता था? सॉरी सर याद नहीं कर पा रहा हूँ। पहला ओलंपिक मेडल किसने जीता था? सर सानिया नेहवाल। और पहला कौन इंसान था जिसने कि 2 ओलंपिक मेडल जीते? सर पीवी सिंधु। ओके, गुड। आपने एनएसएस में भी पार्ट लिया है? यस सर। तो एनएसएस का मुझे बताएंगे, आपका एनएसएस का मोटो क्या है? सर एनएसएस का मोटो है नॉट मी बट यू, एक और- तरह से सेवार्थ भाव इससे झलकता है। एनसीसी और एनएसएस में फ़र्क क्या है? सर एनएसएस कम्युनिटी सर्विस के थ्रू एक तरह से यूथ में कम्युनिटी स्पिरिट जगाने की चेष्टा रखता है। इसके अलावा सर एनसीसी में एक तरह से डिसिप्लिन मेन फीचर है। उसके अलावा सर जो राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना है वो एनसीसी से कहीं ना कहीं आती है। ओके। एक लास्ट प्रश्न मैं जानना चाहूँगा, सीएपीएफ में आपने इंटरव्यू भी दिया और पास भी हुए, वहाँ से यस सर। क्लियर भी किया। Yes, ज्वाइन sir. क्यों नहीं किया आपने सीएपीएफ? सर ज्वाइनिंग के समय मेरे बैक में इंजरी आ गई थी, इस वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था। मैं ज्वाइन करता तो वो ट्रेनिंग के थ्रू मेरे परमानेंट इंजरी के चांसेस थे। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। अभी इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका में एलए स्थान है, वहाँ पर इस समय एक जंगल में आग लगी हुई है। काफ़ी उसके कैलिफोर्निया के इलाके में, उसमें काफ़ी सारे इलाका उसकी चपेट में है इस समय, ठीक है। तो उस आग के लगने के क्या कारण, क्या संभावित कारण, या वो अब तक कंट्रोल में नहीं आई है, नियंत्रण में नहीं है, ये क्या कारण लग रहे हैं आपको उसके? सर सबसे पहला और बड़ा कारण तो जो है ग्लोबल वार्मिंग, जो हालांकि रिसेंटली डब्ल्यूएमओ ने रिलीज भी किया है डेटा, हम 1.6 डिग्री सेल्सियस आगे बढ़ चुके हैं औद्योगिक स्तर से। उसके अलावा सर कुछ रीजनल फैक्टर्स भी है जिसमें उसका ड्राई एंड जो हाई स्पीड विंड्स नाम से, सेंटा आना नाम से वहाँ विंड चलती है, जिनकी वजह से अधिकतर आग के इश्यूज देखे जाते हैं। अच्छा, अभी उस आग के लिए कुछ खबरें आ रही हैं कि गाज़ा के कुछ प्रदेश के लोग खुश महसूस कर रहे हैं अपने आप को कि ये अमेरिका ने हमारे साथ जो किया, इस तरह के मन में विचार हैं। तो फ़र्ज़ कीजिए भारत के किसी देश के साथ जिसके साथ अच्छे संबंध नहीं चल रहे हैं, प्रतिस्पर्धा चल रही है, अगर उस देश में इस तरह की आग लग जाए तो क्या आप खुश महसूस करेंगे उस स्थिति में एज ए व्यक्ति के तौर पे? सर मेरे व्यक्तिगत मूल्य, मुझे लगता है मुझे इस समय खुशी नहीं होगी ऐसी खबर सुन के, चाहे वो किसी का भी हो। और जैसा कि भारत की फॉरेन पॉलिसी है, ऑल्सो हम आदर्शवादी फॉरेन पॉलिसी का जहाँ तक यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं देश को भी खुशी नहीं होगी ऐसी खबर सुन के। हम ह्यूमैनिटेरियन एड भी पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अभी बजट आने वाला है, Yes, तो कई जगहों से ये बात उठ रही है कि कृषि क्षेत्र इस समय आयकर से मुक्त है, कृषि से होने वाली आय कर से मुक्त है। तो आपके विचार से क्या वो उसको आयकर के दायरे में लाना चाहिए या नहीं?
सर कृषि क्षेत्र का सामान्य रूप पे टैक्स नहीं लिया जाता है, जिसके पास पीछे 2-3 कारण हैं। सबसे पहला तो सर क्योंकि कृषि क्षेत्र में लगभग 80% जो किसान हैं वो लघु और मध्यम किसान हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। तो कहीं ना कहीं उन्हें टैक्स करना, उनकी इनकम ही बहुत कम है, तो टैक्स करने में कोई फ़ायदा भी नहीं होगा एज सच मेजर। उसके अलावा सर देखा जाए तो क्योंकि कृषि हमारे मेन ऑक्यूपेशन भी है, लगभग 50% जनसंख्या कृषि नहीं, पर इसमें सीधे तौर इसमें पर एक चीज़ निर्भर कही जाती है, जो आप कह रहे हैं ना, कई है जो छोटे किसान हैं, यस सर। तो उसमें ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि वो तो वैसे भी फिर उस इनकम टैक्स की लिमिट से नीचे ही रहेंगे। अगर उनको कृषि क्षेत्र को हम आयकर के दायरे में ले भी आएंगे ना, तो तब भी अगर 7 लाख का ब्रैकेट रहेगा या 10 लाख का ब्रैकेट रहेगा, उनकी इनकम फिर भी उससे कम ही रही, तो उनको कृषि कर तब भी नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अभी कुछ ऐसा हो रहा है कि कुछ बड़े किसान हैं जो इसकी वजह से आयकर देने से बच जाते हैं, काफ़ी करोड़ों में उनकी Yes, आमदनी होती है। तो क्या उनको आयकर के दायरे में लाने की ज़रूरत नहीं है? सर सबसे पहला उनको रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत तो है कि उन्हें फॉर्मलाइज सेक्टर में हम ऐड कर सकें। चाहे उन्हें आयकर हम नहीं भी वसूले, रिबेट दे दें, तो भी उनको रिकॉग्नाइज करने की तो ज़रूरत है ही। अच्छा, आपने काफ़ी सिविल सर्विसेज में अटेम्प्ट दिए हैं, तो क्या ऐसी चीज़ थी जिससे आपका जो एक उत्साह है इसमें बना हुआ है, और किस चीज़ ने आपको एक लगातार आपके अंदर एक सतत प्रेरणा आपको दी है इस यात्रा के अंदर? सर सबसे पहला और बड़ा रीज़न यदि बताना चाहूँ तो मेरा परिवार ही होगा, जिन्होंने कंसिस्टेंट मेरे में सपोर्ट और मोटिवेशन दिया है। उसके अलावा सर मुझे लगता है कि ये परीक्षा काफ़ी अपने आप में यूनिक है, जिसमें जो चीज़ें पूछी जाती है वो ना ही इतनी फैक्चुअल होती है, बल्कि ऐसे समझ को विकास करती है। अभी आप कोई नियमित आय वाला कोई नौकरी कर रहे हैं इस समय? नहीं सर। तो जैसे परिवार ने आपको सपोर्ट किया, तो आपका ऐसा मन नहीं करता आप कोई नियमित नौकरी करें, उसके साथ में तैयारी करें, तो आप भी उनको सपोर्ट करें, जैसे वो आपको अब तक सपोर्ट करते हैं, अब आपको भी उन्हें सपोर्ट करना शुरू करना चाहिए, ऐसा आपको लगता है नहीं? यस सर, मैंने कोशिश भी की है। मैंने CAPF की एग्ज़ाम इसीलिए दी थी और उसमें सफल भी हो गया था, हालांकि मेरे मेडिकल रीजंस की वजह से नहीं कर पाया था। अच्छा, आपका बचपन गांव में बीता राजस्थान के? यस सर। तो आप सिलेक्ट होने के बाद राजस्थान के किसी गांव के क्षेत्र में अपनी पोस्टिंग चाहेंगे या किसी शहरी क्षेत्र में अपनी पोस्टिंग चाहेंगे, और क्यों? सर मुझे लगता है कि मैं ग्रामीण परिवेश में यदि पोस्टिंग होगी मेरी, तो मैं अच्छे से समझ पाऊंगा उनकी चीज़ें, मैं उनके कल्चर से अच्छे से रिलेट कर पाऊंगा और उनकी समस्याओं का भी समाधान कर पाऊंगा। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, कि अभी कुछ राज्यों में या एक राज्य में मांग उठी थी कि राज्य के शिक्षा संस्थानों और नौकरियों में उसी राज्य के लोगों तक वो सीमित होनी चाहिए, तो क्या आप इस चीज़ से उससे उस राज्य के लोगों को समुचित अवसर मिलेगा, और जो बाहर के प्रदेश के लोग उन नौकरियों को या शिक्षा संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनसे उनके जो अवसर वंचित रह जाते हैं, वो चीज़ ना हो? तो इसमें आपकी क्या राय है? सर एक राज्य का नौकरियों में विशेष प्रतिनिधित्व, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन की नीतियों को लागू करेगा, और ये पूरे फिर एक एक करके हर राज्य ऐसे करने लगेगा, तो इससे कहीं ना कहीं हमारे जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें भी दिक्कतें आएंगी। उसके अलावा सर जो हम चाहते हैं कि भारत एक विकसित राष्ट्र बने 2047 तक, तो ये तो जो इतने बड़े बड़े देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका, वो अपने आप प्रोटेक्ट करते हैं अपनी नौकरियों को, अपने उद्योगों को, अपनी कृषि को, तो क्या वो गलत हैं? क्या उनकी नीतियाँ सही नहीं है? सर विश्व में कोई गलत कोई सही नहीं होता, अपने अपने पक्ष हैं। हमारे इंटरेस्ट मुझे लगता है कि स्किल डेवलपमेंट के थ्रू वो चीज़ अचीव करे तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, धन्यवाद। आशीष, आपका इंटरव्यू यहीं ख़त्म होता है, फिर से हम आपसे मिलेंगे आपकी फीडबैक के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मे कम सर? आइए, प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू सर। आशीष, यस सर। ये आपका पहला इंटरव्यू है सिविल सर्विसेज का ये पहला। आपका पहला इंटरव्यू? यस सर। आशीष, आप में बहुत सी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, तो मैं जो बातें अच्छी हैं पहले वो पॉइंट आउट कर देता हूँ। ठीक है सर। आप बड़े बैलेंस्ड हैं, जब भी आप आंसर कर रहे हैं आप ऐसा कोई ओपन थ्रेड नहीं छोड़ रहे जहाँ से कोई एक कंट्रोवर्सी हो सके या एक डिबेट जैसी सिचुएशन हो सके।
तो इससे पता लगता है कि आप एक थिंकिंग इंडिविजुअल हैं और आप अच्छे से सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके आंसर कर रहे हैं। कई ऐसे प्रश्न आपको किए गए जहाँ पे उम्मीद थी कि आप थोड़ा इधर उधर हो जाएंगे, बट बड़ी खुशी हुई ये देखकर कि आप बिल्कुल बैलेंस्ड रहे। तो ये आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ रहा थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द इंटरव्यू। आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है और आपने हिंदी लिटरेचर लिया है तो उससे भाषा पे भी अच्छा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि आपका मीडियम ऑफ इंटरव्यू भी हिंदी है जी। तो आप बड़े सरल तरीके से बोल रहे हैं, बड़े सहज लग रहे हैं आप। तो दीज ऑल थिंग्स आर गोइंग इन योर फेवर। ठीक है। कुछ आंसर्स आपके बहुत अच्छे थे। मैं स्पेसिफिकली सब्जेक्ट तो पॉइंट आउट नहीं करूँगा, पर राजस्थान रिलेटेड, ठीक है, फिर आपके हॉबी रिलेटेड, जैसे भांगड़ा को कैसे आपने पिक किया, तो ये वहाँ पे भी आपने बोला कि मुझे पंजाबी नृत्य भांगड़ा सीखने का अवसर मिला। सो दैट इज़ वेरी गुड। सो ये चीज़ें तो आशीष अच्छी बातें रहीं। ठीक है। अब मैं आपका ध्यान उधर ले जाना चाहता हूँ जहाँ मुझे लगता है कि अभी भी इम्प्रूवमेंट की दरकार है। जैसे आप अंदर आए तो आप बड़े स्माइल कर रहे थे, जो कि अच्छा लगा देखकर। फिर आप जब बैठे तो वहाँ पर मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा, क्योंकि अभी भी जब आप बैठे हुए हैं आपका बैक जो है वो पूरे सीट को, मतलब चेयर के बैक को नहीं टच कर रहा है। आप पीछे जाइए ज़रा, ऐसे में आप और इरेक्ट और कंफर्टेबल लगते हैं। ठीक है। आप कभी भी एज ऑफ द सीट पे मत बैठिएगा। फिर जैसे इंटरव्यू बढ़ता है ना तो आप स्लाउच करने लगते हैं, आप छोटे लगने लगते हैं ऐसे, और आपके पैर भी आपने चेयर के नीचे आपने खींच रखे थे, तो इट वाज गिविंग अ वेरी क्लमजी काइंड ऑफ अपीयरेंस। फिर आपने शेव नहीं किया है, ये कोई रिलीजियस रीज़न है या नहीं सर, ये मैं कर लूँगा। ठीक है। तो ये मॉक ड्रिल है आशीष, तो आपको पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए। इस टाई को आप बदल लीजिए, ठीक है। ब्लैक कोट के साथ एकदम ब्लैक टाई, दिस इज़ नॉट गोइंग वेरी वेल। तो आप कोई ग्रे सिंपल सी टाई ऐसे ले सकते हैं अगर आप ब्लैक कोट ही पहनना चाहते हैं। आपका सूट तो ठीक है, फिटिंग ठीक है, लेकिन आपकी जो शर्ट है वो ठीक से आयरन नहीं की गई है, शायद उसमें कुछ सिलवटें पड़ गई हैं। कोई बात नहीं, हो सकता है आप आ रहे हैं जा रहे हैं, बट उस दिन भी तो हो सकता है ये। तो आप ज़रा ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करिए इन बातों का, ठीक है। आपका हैंड मूवमेंट मुझे लगा कि आप जैसे एकदम स्टिफ थे, आप थोड़ा रिलैक्स रहिए, ठीक है। आप बिल्कुल स्टिफ थे नहीं, आप जैसे आपने हाथ रखा था वो ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि आपने फिक्स कर रखा है, जैसे आप सीख कर आए हैं कि यही तरीका होता है। जरा रिलैक्स रहिए, क्योंकि आप सामने बैठे हुए थे सीट पे, तो वो भी एक फैक्टर जो था वो इम्पैक्ट कर रहा था, ठीक है। कई बार आपने प्रश्न को ठीक से सुना नहीं, जैसे सर ने एक बार आपको टोका भी, बोला कि जो मैं पूछना चाह रहा हूँ आप उस तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग में कैसे सिविल इंजीनियरिंग का नॉलेज आपको हेल्प करेगा आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ में, वो आंसर बहुत अच्छा दिया आपने बाद में। जो भी आपने पॉइंट आउट किए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, साइंटिफिक टेम्पर, आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं उसमें। जहाँ पे आप नहीं उत्तर दे पा रहे थे वहाँ पे आपने बोला कि सर मुझे इस विषय में ज्ञान नहीं है, पर साथ में ये भी बोलिए कि मैं इस विषय में जाकर ज़रूर पढ़ूँगा, ठीक है। आपने 2-3 जगह बोला है, बट कोशिश करिए इसको बार बार आप बोलें। कई बार आप सोच रहे थे पर आपने परमिशन नहीं ली सोचने के लिए, तो आप बोलिए इसको कि सर अगर आप परमिट करेंगे तो क्या मैं कुछ सेकंड सोच सकता हूँ इस विषय में। फिर उसके बाद आप आंसर करिए। जब आप सोच भी रहे थे तो कई बार आपकी जो आंखें थी वो चारों तरफ रूम में इधर उधर जा रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे यू आर वेटिंग फॉर सम डिवाइन इंटरवेंशन। तो उस पर आप ज़रा मतलब सोचिए भी आप, तो अपने गेज़ को हल्का सा आप लोअर कर सकते हैं, सर को नीचे मत झुकाइए, या हल्का सा आप यहाँ तक देख सकते हैं, ठीक है ना। आई कांटेक्ट मत में, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे आप देख सकते हैं, बट कोशिश करिए कि फॉर्मल बिहेवियर थोड़ा वो रहे। अब बात आई कांटेक्ट पे लेकर जाते हैं। आई कांटेक्ट सबके साथ आप बना रहे थे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है और जिन व्यक्ति ने आपसे प्रश्न किया है आपको उनकी तरफ देखना चाहिए। मैक्सिमम 80 to 90% तो आपको उनकी तरफ देखना चाहिए। समझ लीजिए आपने मुझसे कोई प्रश्न किया, मैं कहीं और देखकर उसका आंसर दे रहा हूँ, तो आपको लगेगा कि आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है क्वेश्चन करने पर। आप लगभग जैसे 25% आप डिवाइड कर दे रहे थे टाइम। जिन्होंने प्रश्न किया है आपको मैक्सिमम उनकी तरफ ही देखना है, ठीक है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए। स्माइल आपके चेहरे पर बरकरार रही पूरे इंटरव्यू में, जो कि एक बहुत अच्छी बात थी, ठीक है। बट स्माइल और हंसने में फ़र्क है। 1-2 जगह आप हंस पड़े थे,
मतलब आपके जो दांत है वो नहीं दिखने चाहिए। ठीक है सर, मैं ध्यान आशीष। रखूंगा। तो ये तो रहा फीडबैक। अगर सर लोग कुछ ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, और वरना आपके अगर कोई प्रश्न है तो आप भी पूछ सकते हैं सर। जो बीटेक वाला जो क्वेश्चन पूछा था ना, तो उसमें आपका जो पहला आंसर था वाज नॉट रियली वर्थ इट। वो वाला आंसर आपको अवॉइड करना है कि मुझे ये जॉब मिल जाएगा, मैं ये, वो उसको बता नहीं कि आपका जो सेकंड आंसर था दैट इज व्हाट वी वर लुकिंग फॉर। ओके, जरूरी तो है नहीं कि आपको वही जॉब मिलेगा जो आपका क्वालिफिकेशन है, जो आपका एक्सपर्टीज है। Yes, तो sir. फोकस उसी पे कीजिए, लॉजिकल थिंकिंग, अपना प्रॉब्लम सॉल्यूशन, यू नो, वो वाले जो आपके आइडियाज Directly उसी हैं, पे तो बात करें। वो उसके ऊपर खाली फोकस करना और कुछ बोलना ही नहीं आपने। क्लियर, मैं सीखा है, दैट इज वेयर आई कैन यूज माई स्किल्स मच बेटर। यस सर। ठीक है। और बैडमिंटन के बारे में जैसे मैंने आपको पूछा था, तो बैडमिंटन के बारे में नॉलेज, पहले प्रश्न सही सुनिए। प्रश्न क्या पूछा था मैंने? फर्स्ट इंटरनेशनल टाइटल। ठीक है, तो वो प्रश्न अगर आपने नहीं सुना सही से तो आप गलत ट्रैक में चले गए। जी सर, मैं तो समझ ही नहीं नंदू पाया। नाटेकर है जो पहला, जिसको माना जाता है कि द गॉड ऑफ इंडियन बैडमिंटन, ओके, तो फादर ऑफ इंडियन बैडमिंटन। तो ये सुनना, प्रश्न सुनना बहुत ज़रूरी है। जी सर। सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? थोड़ा करंट अफेयर्स पे ये सब चीज़ें जो है, स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न, ऐसे ग्लांस थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? थोड़ा मेरे को लगता है कृषि के लॉज के बारे में थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी एक बार लेके आइए कि क्या इश्यूज चल रहे हैं, क्या प्रोटेस्ट किस बारे में हो रहा है, थोड़ा सा उससे प्रेशर रहिए। ठीक है सर, मैं जाकर एक बार देखूंगा। और अपनी जो हाथ की पोजीशन है आपने फिर वही रख ली है, स्टिफ। इतनी स्टिफ मत हुई है। ठीक है। स्टिफ होने से मतलब क्या अब ठीक लगता है? हाँ, दिस इज वेरी Like- बस नॉर्मल, अपने हाथ ऐसे करके रखे हैं आपने। ठीक है। और अगर जरूरी नहीं कि आप हमेशा ऐसे ही रखेंगे, बीच में उसको बेशक आपको करना है तो ऐसे भी करके बैठ सकते हैं, वो भी ठीक है, बट बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होना चाहिए और स्टिफ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, मैं इस पर ध्यान दूंगा। आप असहज लगते हैं। हाँ, जी ठीक है आशीष, अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए, फिर मैं आपको आपका स्कोर बताता हूँ। सर, मेरा मतलब मुझे लगा कि मतलब जो फैक्चुअल डेटा है, मतलब मुझे लगता है कि उस पर सॉरी बोलना है ना। ठीक है, आप मैं बोल बहुत ही सकते हैं। फ्रिक्वेंट बोल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई कंप्यूटर तो है नहीं, ठीक है ना। हर फैक्ट आपको आता हो ये भी ज़रूरी नहीं है। ये आपके पर्सनालिटी का इवैल्यूएशन है, नॉलेज का तो है ही नहीं टेस्ट। तो आप ये बताइए, जब भी नहीं पता तो आप, जैसे मैंने आपसे पूछा कि राजस्थान के जीडीपी के टर्म्स में कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ा है, तो आपने गेस किया, फिर मैंने कुछ और बोला तो आपने शिफ्ट किया अपने आंसर को, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप अनुमान लगा रहे थे। पर इसके साथ ये भी बताइए, सर मुझे अभी ठीक से पता नहीं, मैं ज़रूर जाके पढ़ूंगा इस विषय में। ठीक है सर आपको जब कुछ बोलने को बोला जा रहा है तो आप बोल सकते हैं विथ परमिशन, गेस मत करिए, वाइल्ड गेस। ठीक है सर। ठीक है ना, यही मैं बोलूँगा। फैक्ट रिलेटेड, फैक्ट रिलेटेड में ना भी बोल पाए आप तो चलेगा, क्योंकि नॉलेज का टेस्ट है ही नहीं। यही टेस्ट करना है कि जब फैक्ट्स नहीं पता तो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है सर। ठीक है आशीष जी और कुछ पूछना चाहते हैं? सर, नहीं। ठीक है, तो आज के परफॉर्मेंस के हिसाब से हमने आपको दिया है रेंज में 175 टू 180, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर है। जी। बट अगर आप इस फीडबैक के साथ काम करेंगे तो आप 200 के भी आगे जा सकते हैं। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। कब है आपका इंटरव्यू? सर 13 फरवरी। 13 फरवरी। सर कुछ नहीं, ये पहला ही ये है आपका। पहला ही है। ये पहला ये पहला इससे ही है, पहले आपने CAPF दिया था, यस सर। उसमें आपका क्या स्कोर रहा था? सर उसमें मेरा से 50% था, हाँ ठीक है, ठीक है, सो कोई इट वाज नॉट दैट मच गुड। ठीक है, कोई बात यू इम्प्रूव्ड अ लॉट। ठीक है, ये आई मीन लग रहा है देख करके, मेहनत किया आपने। बट अपना जो ये हुलिया है थोड़ा इसको सही Yes, करिए, sir. ठीक है ना, Actually थोड़ा मुझे- फॉर्मल बनाइए इसको। ड्रेस व्रेस, ये टाई वगैरह सब कुछ। ठीक है सर। जब हाथ आप ऐसे रखते हैं ना तो कोशिश कीजिए कि अपनी उंगलियां हिलाना नहीं है। ठीक है सर। ये नर्वसनेस की Sign. साइन है। ये उंगलियां नहीं लेनी, ऐसे रखना तो ऐसे रख लीजिए, ऐसे रखना तो ऐसे, ऐसे मत रखिए बस। ठीक है, एकदम टाइट नहीं रखो, ऐसे- ऐसे खुला। थोड़ा सा। ठीक थोड़ा है। आप और आगे भी रख सकते हैं हाथ, आप बहुत, हाँ बस ऐसे भी रख सकते हैं, हाँ ठीक है ना, एकदम आगे भी नहीं, थोड़ा सा, ठीक, हाँ बस जहाँ पे आप comfortable हाँ जहाँ ठीक पे भी है। आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। जी। ठीक है आशीष, और व्हाइट सॉक्स बिल्कुल मत पहनना ब्लैक सूट के साथ। सर मैं पूरे हुलिया पे काम करूंगा थोड़ा। ठीक है, जी, ठीक है आशीष, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट।